MFR ना होता तो हमारे इस काले वाले सरप्लस की सिचुएशन क्या है, कितने को एसेट कहना चाहिए, इसको एसेट कह रहे हैं, और 90 की लायबिलिटी, इसलिए 20 नेट आ रहा है। चूंकि सारी चीजें कनेक्टेड एक ही लाइन आइटम से है ना, इसलिए सबको मिला के नेट प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये 20 कैसे बना दोबारा देखें, MFR वाली कहानी ना होती तो सरप्लस 100, एसिड सीलिंग 70, तो उसको 70 तक रखना पड़ता है ना, ये वो 70 है। नेट डिफाइंड बेनिफिट एसिड 70 होता, और साथ 90 डिबोने की ऑब्लिगेशन, वो 90 की ऑब्लिगेशन होती। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड 70 का एसिड, इसी टॉपिक से रिलेटेड 90 की लायबिलिटी। 90 की लायबिलिटी क्या है, पैसे डुबोने की लायबिलिटी। तो ये एसेट, ये लायबिलिटी, लेकिन चूंकि सारी चीजें एक ही आइटम से रिलेटेड हैं इसलिए वो प्रेजेंट 20 करके होगी। अभी तो कह रहा हूं प्रेजेंट 20 हो रही है, बैलेंस शीट में प्रेजेंट 20 होगा। पहले कब, 70 को एसेट्स में दिखाते थे, 90 को लायबिलिटीज में दिखाते थे। हैं ये पहले कब पढ़ा है 90 आपको, पहले कब पढ़ा है 90? IFRS 19 तो दुनिया में नहीं आया अभी तक। IAS 19 में सर हम एसेट्स को अलग प्रेजेंट करते थे और लायबिलिटीज को, ये कब करते थे यार ऐसा? जैसे आपने बताया था कि एसेट्स को अलग, एसेट्स को प्रेजेंट अलग करते हैं और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अलग प्रेजेंट करते हैं। IAS 19 में कौन से एसेट्स अलग और लायबिलिटीज अलग शो करते हैं? IAS 19 जो पिछले 2-3 क्लासेस से पढ़ रहे हैं उसमें फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स, पीवी ऑफ डीबीओ, इनका जो नेट आंसर आता है वो नेट बैलेंस शीट में जाता है। यही कर रहे थे कुछ देर पहले तक भी, वो तो नोट्स में अलग अलग कर रहे थे। एसओएफई के फेस पे क्या किया, अभी मैंने आज आते साथ ही सवाल किया, बोर्ड पे किया यार मैंने सवाल, बैलेंस शीट के फेस पे नॉन करंट लायबिलिटीज में नेट 256 और पता नहीं क्या लिखा था, तो नेट ही लिख रहे थे, तो अभी भी नेट एक ही 20 की फिगर जाएगी। वो 20 बना कैसे वो बता रहा हूं, ये MFR से पहले पढ़ा हुआ टॉपिक, और अब ये 90 डुबोने की लायबिलिटी, लेकिन कनेक्टेड सारी एक ही लाइन आइटम से, इसलिए 20 शो होगा। उसने कहा अभी जमा कराओ 300, इमीडिएटली जमा कराएं, ये इमीडिएटली जमा कराने लिखा तो हुआ है, दूसरी लाइन के स्टार्ट में लिखा हुआ है वो क्वेश्चन 6 में जी। सर अभी हमारा प्लान एसेट ज्यादा है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि आप 300 जमा करवाओ पिछले साल का, कि मिनिमम। अगर प्लान एसेट्स कम होते तो क्या होता, ये पूछने लगे? आपने कहा अभी प्लान एसेट्स ज्यादा हैं, प्लान एसेट ज्यादा है, अच्छा, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि 300 आप और जमा करवाओ, ठीक है, एसेट बढ़ाओ, ठीक है, तो वो 300 का कैसे नहीं आ रहा, क्योंकि अभी जमा कराए नहीं है ना, जमा अभी 300 जमा करवाए नहीं है। अच्छा चलो अभी 300 जमा नहीं करवाए ना, करवा देते हैं, कल सुबह जमा कराते हैं जाके। अभी इस वक्त पोजीशन क्या है, -20, 300 जमा करा देंगे तो क्या होगा, प्लस 280 आ जाएगा ना। अब वो 280 कैसे बनेगा, 100 है, 300 और करा देंगे 400 हो जाएगा। इसमें से कितना रिफंड हो सकता है कल को, तो कितना बना 280। जब 300 जमा हो जाएगा तो ये नेट रिजल्ट 280 पे प्रेजेंट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि पैसे जमा करा दिए, अब तो जिम्मेदारी खत्म हो गई, और अब सिर्फ रिफंड वाली बात रह जाएगी। तो जब ये 300 भी जमा हो जाएगा, अच्छा ये मैं बता रहा हूं कि जब 300 जमा हो जाएगा तो क्या होगा, जब 300 जमा हो जाएगा ये 1900 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, लेकिन जब आप एसिड सीलिंग लगाएंगे तो वो 400 की जगह 280 आएगा, तो 280 प्रेजेंट होना चाहिए ना, तो इसमें 300 ऐड कर लें 280 बच जाएगा। अब इसमें सवाल करने के लिए क्या याद रखें, वही जो मैंने केसेस बनाए हुए हैं कि अगर MFR सिर्फ फ्यूचर सर्विस से रिलेटेड है तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 किया था, अगर MFR पास्ट सर्विस से रिलेटेड है और उर्दू वाला सब का सब रिफंड हो सकता है तो क्वेश्चन 4 उस 50 का कुछ नहीं करना, लेकिन अगर पास्ट से रिलेटेड है और रिफंड नहीं है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 क्या किया, इसमें पहले एसिड सीलिंग अलग सॉल्व कर लें और पैसे डुबोने की जिम्मेदारी को अलग ले लें। यह बात मैंने चैप्टर के पेज 2 पे आखिर में डब्बा बना के पहले बुलेट पॉइंट में लिखी हुई है, एग्जाम नोट करके, ये आपके लिए मैंने बात लिखी है कि आप एग्जाम में क्या करें। चैप्टर के दूसरा पेज
आखिर में एग्जाम का डब्बा, एग्जाम नोट का डब्बा, एग्जाम टिप्स या एग्जाम नोट पता नहीं, उसका पहला बुलेट पॉइंट वो ये लिखा हुआ है आपके लिए कि अगर सरप्लस है तो आप इस पे एसेट सीलिंग अलग लगा लें और जो पैसे डुबोने की जिम्मेदारी है उसको अलग लायबिलिटी बना लें और फिर देखें नेट रिजल्ट क्या बनता है। जी फ्यूचर में दे रहे हैं डिडक्शन एज अ कंट्रीब्यूशन था, तो एसेट सीलिंग में वैल्यू कर रहे थे, तो उसका जो प्रॉफिट थी ना, एसेट ये पास्ट का है ना, फ्यूचर किधर है इसमें? फ्यूचर में थी ना, तो एसेट सीलिंग ये पास्ट है, इस सवाल में फ्यूचर कहाँ है? इस सवाल में एमएफआर पास्ट वाली थी, फ्यूचर वाली नहीं थी इस सवाल में। पास वाली में नहीं निकलेगा क्या वो फ्यूचर कंट्रीब्यूशन के लिए था ना, वो तब था जब फ्यूचर कंट्रीब्यूशन की फंडिंग रिक्वायरमेंट थी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 और 4 में पास्ट के लिए है, मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट फ्यूचर पीरियड के लिए है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, पास्ट पीरियड के लिए है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 और 5 6 भी। और अगर दोनों मिक्सचर हो गए तो फिर एक 7 बनाया हुआ है। नहीं 6 तो अभी करा रहा हूं। हाँ तो अभी मैंने 12 बजे तक का कहा था ना यार। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 पढ़े, वो करता हूं बोर्ड पे। क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 पढ़े? जाके जाके हिम्मत करें यार, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 पढ़े। ये बिठा दूं? हाँ जी, प्लान एसेट्स 1500, पीवी ऑफ डीबीओ अब 100 का डेफिसिट है, तो अब तो एसेट सीलिंग है ही नहीं। पिछले सवाल में एसेट सीलिंग थी तो एसेट सीलिंग को अलग डील करें और पैसे डुबोने की लायबिलिटी को अलग डील करें, लेकिन अगर डेफिसिट आ गया तो फिर एसेट सीलिंग वाली बात तो रहने देते हैं। पैसे डुबोने वाली जिम्मेदारी क्या है? क्वेश्चन 6 में गवर्नमेंट ने कहा है कि 300 जमा कराओ और प्लान रूल्स कहते हैं कि कल को, अच्छा अभी जो मैंने इधर ये 300 जमा हो जाएंगे तो क्या होगा इधर बताया था, जाग रहे थे वो समझ आएंगे, क्योंकि इसमें अब हमने वही देखना पड़ेगा कि जब जमा हो जाएंगे तो क्या होगा, वहां से रिवर्स आना पड़ेगा। देखें जब सरप्लस था ना तो सरप्लस था, उस पर अलग एसेट सीलिंग लग गई थी और पैसे डुबोना हमारी बस एक अलग जिम्मेदारी थी, तो दोनों को अलग अलग डील कर लिया। अब हमारी पहले ही जिम्मेदारी है, पैसे डुबोने की और जिम्मेदारी आ जाएगी, इसलिए हमें दोनों को मिला के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये मैंने उसमें बुलेट पॉइंट 2 में लिखा हुआ, जो पहले मैं यहां समझाने लगा हूं। अगर पहले सरप्लस है तो सरप्लस को अलग डील करें, पैसे डुबोने की जिम्मेदारी, सारी बातें हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। अगर एमएफआर पास्ट पीरियड की है तो, अगर फ्यूचर पीरियड की है तो वो फ्यूचर कंट्रीब्यूशन में से लेस करके पीवी निकाल रहे थे, वो जो लाल वाली फिगर थी। ये तब बात हो रही है अगर गवर्नमेंट ने पास सर्विस के लिए पैसे जमा कराने को कहा है, तो दो ही बातें, या तो पहले सरप्लस था जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 में था, तो उस सरप्लस को अलग डील करें, पैसे डुबोने को अलग डील करें, लेकिन अगर पहले ही डेफिसिट है तो फिर दोनों को मिला के चलाते हैं। अब इसको यहीं छोड़ते हैं, पहले देखते हैं एंड रिजल्ट क्या होगा। जब पैसे जमा करवा देंगे कितने, तो प्लान एसेट्स की पोजीशन क्या हो जाएगी जब पैसे जमा करवा देंगे, बल्कि जब पैसे जमा करवा देंगे तो सरप्लस कितना आ जाएगा 200, और इस 200 में से कितने डूब जाएंगे, जी जब ये कंट्रीब्यूशन जमा हो जाएगी तो 200 हो जाएगा सरप्लस, इसमें से कितना डूब जाएगा 40% ना 80। देखें पहले है
डेफिसिट। अगर सरप्लस होता तो सरप्लस पे एसेट सीलिंग अलग लगाते और पैसे डुबोने की लायबिलिटी अलग बनाते। अब है अगर डेफिसिट है तो इसमें से भी कुछ डूब जाएंगे। नहीं, ये तो पहले ही डेफिसिट है, ये तो पहले ही डेफिसिट है। अब जब हम 300 जमा कराएंगे तो एक तो वो 100 पूरा हो रहा होगा, अब डूबने की टेंशन अगले 200 की है, उनमें से कितने डूब जाएंगे? तो 80 डुबोना हमारी जिम्मेदारी अभी बन गई। ये बस आखिरी लम्हात है विच एवर इज अर्लियर के, बस विच एवर इज अर्लियर, क्लास खत्म या जिंदगी खत्म, उसके आखिरी लम्हात है। जब पिछले सवाल में सरप्लस था, जाग रहे हैं, जब पिछले सवाल में सरप्लस था, मैं MFR वो बात कर रहा हूं जिसमें पास्ट पीरियड से रिलेटेड गवर्नमेंट का हुक्म आया है। MFR मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट। अगर गवर्नमेंट का हुक्म फ्यूचर से रिलेटेड होता तो फिर वो फ्यूचर कैश फ्लोज में से माइनस होते और डिस्काउंटिंग में कवर होते। अगर पास्ट से रिलेटेड है तो या तो एग्जिस्टिंग सरप्लस होगा या एग्जिस्टिंग डेफिसिट होगा। अगर एग्जिस्टिंग सरप्लस है तो उसकी एसेट सीलिंग अलग और अच्छा, मैंने चीज चेक नहीं की है, हो सकता है दोनों पे सेम रूल भी बन जाए, अभी मैंने चेक किया नहीं। वैसे जितना सरप्लस था उसकी एसेट सीलिंग अलग और जो मजीद पैसा डुबोना है उसकी लायबिलिटी अलग। लेकिन अगर पहले डेफिसिट है तो अब हमने जो 300 जमा कराना है 100 तो उसको ही पूरा कर जाएगा ना, तो वो तो डूबने वाली बात नहीं है, वो तो इसी को पूरा करेगा। जो 200 सरप्लस में जाएगा उसमें से डूबने की हमें तकलीफ होगी, तो उसमें से कितना डूब जाएगा? यानी हमने जो भी 300 जमा करवाना है उसमें से 80 डूबता नजर आ रहा है, पूरा 210 पूरा 120 क्यों नहीं डूबता नजर आ रहा? क्योंकि 100 तो पहले ही देना था ना। तो 300 हम जब अब जमा कराएंगे तो पहले तो वो 100 की जिम्मेदारी को ही पूरा करेगा। अब जो 200 एक्स्ट्रा चला जाएगा अब उसके डूबने की टेंशन है, तो इस 300 में से कितने डूबने की टेंशन है? 80, उसकी अभी लायबिलिटी बना लेंगे। तो एक एडजस्टमेंट डाल लेंगे हम 80 की। इसकी वर्किंग ये करेंगे कि एग्जिस्टिंग डेफिसिट 100, MFR की जबरदस्ती कंट्रीब्यूशन 300। अब ये 200 हमारा पॉसिबल सरप्लस हो जाएगा जब ये जमा हो जाएगा। इसमें से इतना डूब जाएगा, वो जो डूब जाएगा इसका हमें आज ही रोना लग जाएगा, इसकी हम मजीद लायबिलिटी बना लेंगे। अब मैंने चेक नहीं की वो पिछले वाले की, इसी पे 40% लगा 300 तो 120 बनेगा। हाँ, वो 40 के बचा देंगे ऐसे ही। अरे थोड़ा मैं असल में पहले वाला जो था ना उसको मैं इस तरह डील करने की बात कर रहा था, वो भी शायद ऐसे डील हो जाए, वो मैंने चेक नहीं किया। ये तो ज्यादा टूट गया, ये तो वो टैक्स सेविंग वगैरह पे चले गई बात। एक मिनट, ये 80 कैसे कैलकुलेट किया? अभी की पोजीशन, जब पैसे और डाल लेंगे फिर सरप्लस चला जाएगा, फिर उसमें से कितने डूबेंगे उसकी तकलीफ हमें आज होगी और उस तकलीफ की हम अभी लायबिलिटी बना लेंगे। तो इसका एंड रिजल्ट ये निकलेगा फिर। अच्छा, चूंकि ये सारी OCI एडजस्टमेंट्स हैं तो इन एडजस्टमेंट्स का जो भी डेबिट क्रेडिट जा रहा है वो OCI में जा रहा है। ये हो गया जी IFRIC 14 पूरा। पहले वाले भी इससे हो जाएगा ना, हमने ट्राई नहीं किया लेकिन मुझे भी फील हुआ कि शायद वो भी हो जाएगा, कि उसमें भी आप वो शामिल ऐड करके देखें और हाँ हो जाता है। नहीं अभी जो बताया अगर समझ आ गया चलें वैसे ही चलें। अच्छा अब है IFRIC 14, ये एग्जाम में तो टेस्ट नहीं हुआ, ये मैंने खुद ही एग्जाम्पल, इसके तो खैर सवाल भी कहीं नहीं है तो खुद ही बनाए हुए हैं सवाल IAS की एग्जांपल्स को सोच के, ये खुद ही बनाए हुए सवाल। कुछ IAS की लिटरेचर एग्जांपल से उठाया था डाटा और कुछ खुद ही बनाए हुए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 तक ये IFRIC 14 खत्म। मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 बनाया है, वो भी खैर IAS की एग्जांपल देखी थी, उसमें चीजें और डाल के मिक्स करके तो उसका एक सवाल बना दिया। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 मैंने बना दिया मिक्सचर, फ्यूचर के लिए भी है पास्ट के लिए भी। उसको कैसे हैंडल करना है वो अभी नहीं मैं करता, आप इसको अगर पढ़ने वाले हैं तो घर जाके दोबारा पढ़ लीजिएगा। IFRIC 14 क्लोज, फिर अगली क्लास में मैं IFRS 2 शुरू कर दूंगा, लेकिन उससे पहले वो IAS 19 के जो 3 सवाल दिए हैं वो डिस्कस कर लूंगा। अगर आपको लगा कि कल ही आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 देखने की पोजीशन में होंगे तो ट्यूसडे को डिस्कस कर लूंगा, नहीं वेडनेसडे को कर लूंगा, फिर भी नहीं तो अगले संडे को कर लूंगा। जब आप IFRIC 14 को रिवाइज करके मुतमईन हो जाएं उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 को हाथ डालना, और फिर मैं आप जब कर आए होंगे होमवर्क फिर डिस्कस करूँ।
लेकिन ज्यादा अरसा लगाएंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि IFRS के अपने मसले शुरू हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट कल की क्लास में पहले IAS 19 का होमवर्क डिस्कस करूंगा, फिर मंगल की क्लास में टेंटेटिवली प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।